नमस्कार साथियों, कहानियों के इस अद्भुत संसार में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं मन्नू भंडारी द्वारा रचित हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कहानी यही सच है। यही सच में प्रमुख पात्र है दीपा, जो कहानी की नायिका है। दीपा के पूर्व में उसका जो साथी है वह है निशीथ, और वर्तमान उसका जो साथी है वह है संजय। दीपा को जॉब के सिलसिले में कलकत्ता जाना होता है। अकेले जाने में वो डर रही है। किन्हीं कारणों से संजय साथ नहीं जा पाता और अचानक ही वहां दीपा की निशीथ से कॉफी हाउस में मुलाकात होती है। इसके बाद दीपा के मन में क्या स्थिति चलती है, उसी मन स्थिति का सुंदर चित्रण आगे की कहानी में है। दीपा किसका चुनाव करेगी, निशीथ का अथवा संजय का? यह भी एक गहरा प्रश्न है। तो आइए कहानी के माध्यम से इसे देखते हैं। चैनल पे पहली बार हैं और हिंदी साहित्य की बेहतरीन रचनाओं के विषय में जानना चाहते हैं, पढ़ना सुनना चाहते हैं, हिंदी से आपको प्रेम है, तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ चैनल की प्लेलिस्ट भी अवश्य चेक करें। आप हिंदी से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या आप कहानी कविताएं सुनने के शौकीन हैं, सभी कुछ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पार्ट 1 कल हमने देख लिया था, आज ये इस कहानी का पार्ट 2 है। जैसा कि मैंने बताया, सब कुछ प्लेलिस्ट में क्रमबद्ध रूप से लगा हुआ है। नई कहानियां, आधुनिक कहानियों के अंतर्गत यह कहानी सेट की गई है, देख लीजिएगा। दीपा कहती हैं, एकाएक ही मेरा मन कटु हो उठता है। यही तो है वह व्यक्ति जिसने मुझे अपमानित करके सारी दुनिया के सामने छोड़ दिया था, महज उपहास का पात्र बनाकर। ओह, क्यों नहीं मैंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। जब वह मेज के पास आकर खड़ा हुआ तो क्यों नहीं मैंने कह दिया कि माफ कीजिए, मैं आपको नहीं पहचानती। जरा उसका खिसियाना तो देखती, वह कल भी आएगा। सच, मुझे उसे साफ साफ मना कर देना चाहिए था कि मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती, मैं उसे नफरत करती हूँ। अच्छा है, आए कल। मैं उसे बता दूंगी कि जल्दी ही मैं संजय से विवाह करने वाली हूँ। यह भी बता दूंगी कि मैं पिछला सब कुछ भूल चुकी हूँ, और यह भी बता दूंगी कि मैं उससे घृणा करती हूँ और उसे इस जिंदगी में कभी माफ नहीं कर सकती। यह सब सोचने के साथ साथ जाने क्यों मेरे मन में यह बात भी उठ रही है कि 3 साल हो गए, अभी तक निशीथ ने विवाह क्यों नहीं किया। करे ना करे मुझे क्या। अब देखिए, यहां द्वंद्व की स्थिति दीपा के मन में चल रही है। एक और दीपा का वर्तमान है और दूसरी ओर दीपा का अतीत है। दीपा के जीवन का प्रथम प्रेम है निशीथ, जिसे चाह कर भी वो उसके प्रति कटु नहीं हो पाती। क्या वह आज भी मुझसे कुछ उम्मीद रखता है? मूर्ख कहीं का। संजय, मैंने तुमसे कितना कहा था कि तुम मेरे साथ चलो, पर तुम नहीं आए। इस समय जबकि मुझे तुम्हारी इतनी याद आ रही है, बताओ मैं क्या करूं। तो कुल मिला के दीपा यहाँ पर असमंजस की स्थिति में और बहुत ज्यादा परेशान और अकेला वो स्वयं को महसूस करती है। अब यह दृश्य भी कलकत्ता का ही है। नौकरी पाना इतना मुश्किल है, इसका मुझे गुमान तक नहीं था। ईरा कहती है कि 150 की नौकरी एक के लिए खुद मिनिस्टर सिफारिश करने पहुंच जाते हैं, फिर यह तो 300 का जॉब है। निशीथ सवेरे से शाम तक इसी चक्कर में भटका है, यहां तक कि उसने अपने ऑफिस से भी छुट्टी ले ली है। वह क्यों मेरे काम में इतनी दिलचस्पी ले रहा है? उसका परिचय बड़े बड़े लोगों में, और वह कहता है जैसे भी होगा वह यह काम मुझे दिलाकर ही मानेगा। पर आखिर क्यों? कल मैंने सोचा था कि अपने व्यवहार की रूखाई से मैं स्पष्ट कर दूंगी कि अब वह मेरे पास ना आए। 8:45 के करीब जब मैं अपने टूटे हुए बाल फेंकने खिड़की पर गई तो देखा घर से थोड़ी दूर पर निशीथ टहल रहा है। वही लंबे बाल, कुर्ता पाजामा। तो वह समय के पहले ही आ गया। संजय होता तो 11 बजे से पहले नहीं पहुंचता। समय पर पहुंचना तो संजय जानता ही नहीं। उसे यूं चक्कर काटते देखकर मेरा मन जाने कैसा हो आया, और जब वह आया तो मैं चाहकर भी कटु नहीं हो सकी। मैंने उसे कलकत्ता आने का मकसद बताया तो लगा कि वह बड़ा प्रसन्न हुआ। वहीं बैठे बैठे फोन करके उसने इस नौकरी के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त कर ली। कैसे क्या करना होगा इसकी योजना भी बना डाली, और वहीं बैठे बैठे फोन से ऑफिस में सूचना भी दे दी कि आज वह ऑफिस नहीं आएगा। विचित्र स्थिति मेरी हो रही थी। उसके इस अपनत्व भरे व्यवहार को मैं स्वीकार भी नहीं कर पाती थी और नकार भी नहीं पाती थी। सारा दिन मैं उसके साथ घूमती रही, पर काम की बात के अतिरिक्त उसने एक भी बात नहीं की।
मैंने कई बार चाहा कि संजय की बात बता दूं, पर बता नहीं सकी। सोचा कहीं यह सब सुनकर वह दिलचस्पी लेना कम न कर दे। उसके आज भर के प्रयत्नों से ही मुझे काफी उम्मीद हो चली थी। यह नौकरी मेरे लिए कितनी आवश्यक है। मिल जाए तो संजय कितना प्रसन्न होगा। हमारे विवाहित जीवन के आरंभिक दिन कितने सुख में बीतेंगे। शाम को हम घर लौटते हैं। मैं उसे बैठने को कहती हूँ, पर वह बैठता नहीं, बस खड़ा ही रहता है। उसके चौड़े ललाट पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। एकाएक ही मुझे लगता है कि इस समय संजय होता तो मैं अपने आंचल से उसका पसीना पोंछ देती, और वह क्या बिना बाहों में भरे, बिना प्यार किए यूं ही चला जाता। अच्छा तो चलता हूँ। यंत्र चालित से मेरे हाथ जुड़ जाते हैं। वह लौट पड़ता और मैं ठगी सी देखती रहती हूँ। सोते समय मेरी आदत है कि मैं संजय के लाए हुए फूलों को निहारती रहती हूँ। यहाँ वे फूल नहीं तो बड़ा सूना सूना सा लग रहा है। पता नहीं संजय तुम इस समय क्या कर रहे हो। 3 दिन हो गए किसी ने बाहों में भरकर प्यार तक नहीं किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दीपा का वर्तमान भी काफी ठीक है, लेकिन जब अचानक अतीत सामने आ जाए तो न चाहकर भी मन में विचार तो उठते ही हैं। कलकत्ता। आज सवेरे मेरा इंटरव्यू हो गया। शायद मैं बहुत नर्वस हो गई थी और जैसे उत्तर मुझे देने चाहिए थे वैसे नहीं दे पाई। पर निशीत ने आकर बताया कि मेरा चुना जाना करीब करीब तय ही हो गया है। मैं जानती हूँ यह सब निशीत की वजह से ही हुआ। ढलते सूरज की धूप निशीत के बाएं गाल पर पड़ रही थी और सामने बैठा निशीत इतने दिन बाद एक बार फिर मुझे बड़ा प्यारा सा लगा। मैंने देखा मुझसे ज्यादा वह प्रसन्न है। वह कभी किसी का एहसान नहीं लेता, पर मेरी खातिर उसने न जाने कितने लोगों का एहसान लिया। आखिर क्यों? क्या वह चाहता है कि मैं कलकत्ता आकर रहूं उसके साथ, उसके पास? एक अजीब सी पुलक से मेरा तन मन सिहर उठता है। वह ऐसा क्यों चाहता है? उसका ऐसा चाहना बहुत गलत है, बहुत अनुचित है। मैं अपने मन को समझाती हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। शायद वह केवल मेरे प्रति किए गए अपने अन्याय का प्रतिकार करने के लिए यह सब कर रहा है। पर क्या वह समझता है कि उसकी मदद से नौकरी पाकर मैं उसे क्षमा कर दूंगी, या जो कुछ उसने किया है उसे भूल जाऊंगी? असंभव। मैं कल ही उसे संजय की बात बता दूंगी। आज तो इस खुशी में पार्टी हो जाए। काम की बात के अलावा यह पहला वाक्य मैं उसके मुंह से सुनती हूँ। मैं इरा की ओर देखती हूँ। वह प्रस्ताव का समर्थन करके भी मुन्नू की तबीयत का बहाना लेकर अपने को काट लेती है। अकेले जाना मुझे कुछ अटपटा सा लगता है। अभी तक तो काम का बहाना लेकर घूम रही थी, पर अब फिर भी मैं मना नहीं कर पाती। अंदर जाकर तैयार होती हूँ। मुझे याद आता है कि निशीत को नीला रंग बहुत पसंद था। मैं नीली साड़ी ही पहनती हूँ। बड़ी चाव और सतर्कता से अपना प्रसाधन करती हूँ और बार बार अपने को टोकती भी जाती हूँ। किसको रिझाने के लिए यह सब हो रहा है? क्या यह निरा पागलपन नहीं है? सीढ़ियों पर निशीत हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मेरा चेहरा तमतमा जाता है, कनपटियां सुर्ख हो जाती हैं। मैं सचमुच ही इस वाक्य के लिए तैयार नहीं थी। यह सदा चुप रहने वाला निशीत बोला भी तो ऐसी बात। मुझे ऐसी बातें सुनने की जरा भी आदत नहीं। संजय न कभी मेरे कपड़ों पर ध्यान देता और न ऐसी बातें करता है, जबकि उसे पूरा अधिकार है और यह बिना अधिकार के ऐसी बातें करे। पर जाने क्या है कि उस पर नाराज नहीं हो पाती, बल्कि एक पुलक में सिरहन महसूस करती हूँ। अब देखिए, ये तो सच है कि महिलाओं को तारीफ सुनना अच्छा लगता है और वो चाहती हैं कि उनका जो भी पार्टनर है वो उनके कामों की तारीफ करे। अगर वो तैयार हो तो तारीफ करे, कुछ अच्छा पहना है तो वो नोटिस करे कि आज कुछ नया पहना है। तो ये सब महिलाओं की ऐसी मनः कामना तो होती ही है, पर हर पुरुष ऐसा नहीं कर पाते। पर जाने क्या है कि मैं उस पर नाराज नहीं हो पाती हूँ, बल्कि एक पलक में सिरहन महसूस करती हूँ। सच, संजय के मुंह से ऐसा वाक्य सुनने को मेरा मन तरसता रहता है, पर उसने कभी ऐसी बात नहीं की। पिछले 2.5 साल से संजय के साथ रह रही हूँ। रोज ही शाम को हम घूमने जाते हैं। कितनी ही बार मैंने श्रृंगार किया, अच्छे कपड़े पहने, पर प्रशंसा का एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं सुना। इन बातों पर उसका ध्यान ही नहीं जाता। वह देखकर भी जैसे यह सब नहीं देख पाता। इस वाक्य को सुनने के लिए तरसता हुआ मेरा मन जैसे रस से नहा जाता है। पर निशीत ने यह बात क्यों कही? उसे क्या अधिकार है? क्या सचमुच ही उसे अधिकार नहीं है?
जाने कैसी मजबूरी है, कैसी विवशता है कि मैं इस बात का जवाब नहीं दे पाती हूँ। निश्चयात्मक दृढ़ता से नहीं कह पाती कि साथ चलते इस व्यक्ति को सचमुच ही मेरे विषय में ऐसी अवांछित बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। हम दोनों टैक्सी में बैठते हैं। मैं सोचती हूँ आज मैं इसे संजय की बात बता दूंगी। स्काई रूम निशित टैक्सी वाले को आदेश देता है। टुन की घंटी के साथ मीटर डाउन होता है और टैक्सी हवा से बातें करने लगती है। निशित बहुत सतर्कता से कोने में बैठा है, बीच में इतनी जगह छोड़कर के यदि हिचकोला खाकर भी टैक्सी रुके तो हमारा स्पर्श ना हो। हवा के झोंके से मेरा रेशमी साड़ी का पल्लू उसके समूचे बदन को स्पर्श करता हुआ उसकी गोद में पड़कर फरफराता है। वह उसे हटाता नहीं। मुझे लगता है वह रेशमी सुबासित पल्लू उसके तन मन को रस में भिगो रहा है। यह स्पर्श उसे पुलकित कर रहा है। मैं विजय के अकथनीय एहसास से भर जाती हूँ। चाहकर भी मैं संजय से बात नहीं कर पाती। अपनी इस विवशता पर मुझे चाहकर भी संजय को नहीं, यहाँ पर कई बार गलत प्रिंट हो जाता है ना, तो चाहकर भी मैं संजय की बात नहीं कर पाती। अपनी इस विवशता पर मुझे खींच भी आती है, पर मेरा मुंह है कि खुलता ही नहीं। मुझे लगता है मैं जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध कर रही हूँ, पर फिर भी बात मैं नहीं कह सकती। दीपा को पता है कि कहीं ना कहीं गलत है, और वैसे गलत जैसा कुछ हो भी नहीं रहा है ना, किसी मनुष्य से मिलना ऐसा कुछ किया भी नहीं है दीपा ने, लेकिन फिर भी उसका मन उसे कह रहा है कि नहीं ये गलत है। बीत गई सो बात गई। यह निशित कुछ बोलता क्यों नहीं? उसका यूं कोनों में दुबक कर निर्विकार भाव से बैठे रहना, कोनों नहीं होगा, कई जगह में स्प्रिंट है तो उसके कहानी का भाव खराब होता है जब कई जगह उसका यूं कोने में दुबक कर निर्विकार भाव से बैठे रहना मुझे कतई अच्छा नहीं लगता। एकाएक ही मुझे संजय की याद आने लगती। इस समय वह यहाँ होता तो उसका हाथ मेरी कमर में लिपटा होता। यूं सड़क पर ऐसी हरकतें मुझे स्वयं पसंद नहीं, पर आज जाने क्यों किसी की बाहों की लपेट के लिए मेरा मन ललक उठता है। मैं जानती हूँ कि जब निशित बगल में बैठा हो उस समय ऐसी इच्छा करना या ऐसी बात सोचना भी कितना अनुचित है, पर मैं क्या करूं? कितनी द्रुत गति से टैक्सी चली जा रही है। मुझे लगता है उतनी ही द्रुत गति से मैं भी बही जा रही हूँ, अनुचित अवांछित दिशाओं की ओर। टैक्सी झटका खाकर रुकती है तो मेरी चेतना लौटती है। मैं झटके से दाहिनी ओर का फाटक खोलकर कुछ इस हड़बड़ी से उतर पड़ती हूँ मानो अंदर निशित मेरे साथ कोई बदतमीजी कर रहा हो। अजी इधर से नहीं उतरना चाहिए कभी कभी, टैक्सी वाला कहता है तो मुझे अपनी गलती का भान होता है। उधर निशित खड़ा है, इधर मैं, बीच में टैक्सी। पैसे लेकर टैक्सी चली जाती है तो हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। एकाएक ही मुझे ख्याल आता है कि टैक्सी के पैसे आज मुझे देने चाहिए थे, पर अब क्या हो सकता था, पर अब क्या किया जा सकता था। चुपचाप हम दोनों अंदर जाते हैं। आसपास बहुत कुछ है, चहल पहल, रोशनी, रौनक, पर मेरे लिए जैसे सबका अस्तित्व ही मिट जाता है। मैं अपने को सबकी नजरों से ऐसे बचा कर चलती हूँ मानो मैंने कोई अपराध कर डाला हो, मानो कोई मुझे पकड़ न ले। क्या सचमुच ही मुझसे कोई अपराध हो गया है? आमने सामने हम दोनों बैठ जाते हैं। मैं होस्ट हूँ, फिर भी उसका पार्ट वही अदा कर रहा है, वही ऑर्डर देता है। बाहर की हलचल और उससे भी अधिक मन की हलचल में मैं अपने को खोया खोया सा महसूस करती हूँ। हम दोनों के सामने बैरा कोल्ड कॉफी के गिलास और खाने के कुछ सामान रख जाता है। मुझे बार बार लगता है कि निशित कुछ कहना चाह रहा है। मैं उसके होठों की धड़कन तक महसूस करती हूँ। वह जल्दी से कॉफी का स्ट्रॉ मुंह में लगा लेता है। मूर्ख कहीं का, वह सोचता है मैं बेवकूफ हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इस समय वह क्या सोच रहा है। 3 दिन साथ रहकर भी हमने उस प्रसंग को नहीं छेड़ा। शायद नौकरी की बात ही हमारे दिमागों में छाई हुई थी, पर आज अवश्य ही वह बात आएगी। ना आई ये कितना अस्वाभाविक है, पर नहीं, स्वाभाविक है, शायद यही है। 3 साल पहले जो अध्याय सदा के लिए बंद हो गया उसे उलटकर देखने का साहस शायद हम दोनों में से किसी में नहीं है। जो संबंध टूट गए, अब उन पर कौन बात करे? नहीं करूंगी, पर उसे तो करनी चाहिए। तोड़ा उसने था, बात भी वही आरंभ करे। मैं क्यों करूं? और मुझे क्या पड़ी है? मैं तो जल्दी ही संजय से विवाह करने वाली हूं। क्यों नहीं मैं अभी संजय की बात बता देती? पर जाने कैसी व्यवस्था है, जाने कैसा मोह है कि मैं मुंह नहीं खोल पाती। एकाएक मुझे लगता है जैसे उसने कुछ कहा, आपने कुछ कहा नहीं तो मैं खिसिया जाती हूँ। फिर वही मौन। खाने में मेरा जरा भी मन नहीं लग रहा, पर यंत्र चालित सी मैं खा रही हूँ। शायद वह भी ऐसे ही खा रहा है। फिर मुझे लगता है कि उसके होठ फड़क रहे हैं और स्ट्रॉ पकड़ते हुए उंगलियां कांप रही हैं। मैं जानती हूँ वह पूछना चाहता है, दीपा तुमने मुझे माफ तो कर दिया ना? वह पूछ ही क्यों नहीं लेता?
मान लो यदि पूछ ही ले तो मैं क्या कह सकूंगी कि मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं कर सकती, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ घूम फिर ली या कॉफी पी ली तो यह मत समझो कि मैं तुम्हारे विश्वासघात घात की बात भूल गई हूँ। और एकाएक ही पिछला सब कुछ मेरी आंखों के आगे तैरने लगता है। पर यह क्या असहाय अपमान जनित पीड़ा, क्रोध और कटुता क्यों नहीं याद आती? मेरे सामने तो पटना की गुजारी सुहानी संध्याओं और चांदनी रातों के वे चित्र उभर आते हैं जब घंटों समीप बैठकर मौन भाव से एक दूसरे को निहारा करते थे। बिना स्पर्श किए भी जाने कैसी मादकता तन मन को विभोर किए रहती थी, जाने कैसी तन्मयता में हम डूबे रहते थे। अब जो लोग इस कहानी में को मैंने कहीं और भी सुना तो उसके नीचे बड़े भद्दे कमेंट्स थे। तो इस लाइन पर आप ध्यान दें कि निशित और दीपा का जो रिलेशन है वो दीपा और निशित के जीवन का पहला प्रेम है ना, लड़कपन में किया हुआ प्रेम है। लेकिन इस पे ध्यान दें कि बिना स्पर्श किए भी जाने कैसी मादकता तन मन को विभोर किए रहती थी, जाने कैसी तन्मयता में हम डूबे रहते थे। तो इनका प्रेम अलग तरीके का है, एक विचित्र सी स्वप्निल दुनिया में। मैं कुछ बोलना चाहती तो वह मेरे मुंह पर उंगली रखकर कहता, आत्मीयता के ये क्षण क्षण अनकहे ही रहने दो दीप। दीप नाम है, दीपा को वो दीप कहता था। जबकि संजय का और दीपा का रिलेशनशिप आज की दुनिया के अनुसार है। आज भी तो हम मौन हैं, एक दूसरे के निकट ही हैं। क्या आज भी हम आत्मीयता के उन्हीं क्षणों में गुजर रहे हैं? मैं अपनी सारी शक्ति लगाकर चीख पड़ना चाहती हूँ, नहीं नहीं नहीं, पर कॉफी सिप करने के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कर पाती। मेरा यह विरोध हृदय की न जाने कौन सी अतल गहराइयों में डूब जाता है। निशित मुझे बिल नहीं देने देता। एक विचित्र सी भावना मेरे मन में उठती है कि छीना झपटी में किसी तरह मेरा हाथ उसके हाथ से छूट जाए लिखा है, लेकिन छू जाए ही है। मैं अपने स्पर्श से उसके मन के तारों को झंझना देना चाहती हूँ, पर वैसा अवसर नहीं आता। बिल वही देता है, मुझसे तो विरोध भी नहीं किया जाता। मन में प्रचंड तूफान, पर फिर भी निर्विकार भाव से मैं टैक्सी में आकर बैठती हूँ। फिर वही मौन, फिर वही दूरी। पर जाने क्या है कि मुझे लगता है निशीत मेरे बहुत निकट आ गया है, बहुत ही निकट। बार बार मेरा मन करता है कि क्यों नहीं निशीत मेरा हाथ पकड़ लेता, क्यों नहीं मेरे कंधे पर हाथ रख देता। मैं जरा भी बुरा नहीं मानूंगी, जरा भी नहीं, पर वह कुछ नहीं करता। सोते समय रोज की तरह मैं आज भी संजय को ध्यान करते ही सोना चाहती हूँ, पर निश्चित है कि बार बार संजय की आकृति को हटाकर स्वयं आ खड़ा होता है। अपनी मजबूरी पर खींच जाती हूँ। आज कितना अच्छा मौका था सारी बात बता देने का, पर मैं जाने कहाँ ही भटकी थी कि कुछ भी नहीं बता पाई। शाम को मुझे निशीत अपने साथ लेक ले गया। पानी के किनारे हम घास पर बैठ गए। कुछ दूर पर काफी भीड़भाड़ और चहल पहल थी, पर यह स्थान अपेक्षाकृत शांत था। सामने लेक के पानी में छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं। चारों ओर से वातावरण का कुछ विचित्र सा भाव मन पर पड़ रहा था। अब तो तुम यहाँ आ जाओगी? मेरी ओर देखकर उसने कहा। हाँ। नौकरी के बाद क्या इरादा? मैंने देखा उसकी आंखों में कुछ जानने की आतुरता फैलती जा रही है, शायद कुछ कहने की भी। मुझसे कुछ जानकर वह अपनी बात कहेगा। कुछ नहीं। जाने क्यों मैं यह कह गई, कोई है जो मुझे कचोटे डाल रहा है। क्यों नहीं मैं बता देती कि नौकरी के बाद मैं संजय से विवाह करूंगी। मैं संजय से प्रेम करती हूँ, वह भी मुझसे प्रेम करता है। वह बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। वह मुझे तुम्हारी तरह धोखा नहीं देगा। पर मैं तो कुछ भी नहीं कह पाती। अपनी इस बेबसी पर मेरी आंखें छल छला आती हैं और मैं दूसरी ओर मुंह फेर लेती हूँ। तुम्हारे यहाँ आने से मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सांस जहां की तहां रुक जाती है आगे के शब्द सुनने के लिए, पर शब्द नहीं आते। बड़ी कातर, करुण और याचना वाली भरी दृष्टि से मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूं कि तुम कह क्यों नहीं देते निशीत कि आज भी तुम मुझे प्यार करते हो, तुम मुझे सदा अपने पास रखना चाहते हो। जो कुछ हो गया उसे भूल कर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो। कह दो निशीत, कह दो। ये सुनने के लिए मेरा मन अकुला रहा है, छटपटा रहा है। मैं बुरा नहीं मानूंगी, जरा भी बुरा नहीं मानूंगी। मान भी नहीं सकती हूँ। मान ही कैसे सकती हूँ निशीत? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी शायद मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, शायद नहीं, सचमुच ही मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ तुम कुछ नहीं कहोगे, सदा के ही मितभाषी जो हो। फिर भी कुछ कहने के लिए आतुरता लिए मैं तुम्हारी तरफ देखती रहती हूँ, पर तुम्हारी नजर तो लेक के पानी पर जमी हुई है, शांत, मौन। आत्मीयता के ये क्षण अनकहे भले ही रह जाएं, पर अनबूझे नहीं रह सकते। तुम चाहे ना कहो, पर मैं जानती हूँ तुम आज भी मुझे प्यार करते हो।
बहुत प्यार करते हो। मेरे कलकत्ते आ जाने के बाद इस टूटे संबंध को फिर से जोड़ने की बात तुम इस समय सोच रहे हो। तुम आज भी मुझे अपना ही समझते हो। तुम जानते हो आज भी दीपा तुम्हारी है और मैं। लगता है इस प्रश्न का उत्तर देने का साहस मुझ में नहीं। मुझे डर है कि जिस आधार पर मैं तुमसे नफरत करती थी उसी आधार पर कहीं मुझे अपने से नफरत ना करनी पड़े। लगता है रात आधी से भी अधिक ढल गई। वो क्यों नफरत करती है निशीत से? देखिए, निशीत का भी उस समय लड़कपन ही था और वो दीपा का साथ देने में उस समय असमर्थ था। और उस छोटे शहरों में इस तरीके की बातें नहीं होती कि प्रेम प्रसंग नहीं चल पाते। इसलिए दीपा निशीत से नफरत करती है कि उसने समय पे साथ नहीं दिया। लेकिन दीपा को लगता है कि वो भी तो संजय को धोखा दे रही है, तो वो स्वयं से भी नफरत करती है कि उसे निशीत को बता देना चाहिए था। लेकिन यहाँ एक कटु सत्य जीवन का यह भी है कि अपना प्रथम प्रेम कोई कभी नहीं भूल सकता। हाँ, जीवन में जब सुख के क्षण आते हैं तो लगता जरूर है कि भूल गए, लेकिन प्रथम प्रेम नहीं भूला जाता, कभी कोई नहीं भूलता। आप करो, अब कोई धोखा दे दे, क्या हो गया क्या नहीं हो गया वो बाद की बात है, लेकिन प्रथम प्रेम हमेशा विशेष रहता है और यही दीपा के साथ हो रहा है। अब उसके मन के जो भाव हैं बहुत बेबाकी के साथ मनु भंडारी ने लिखे हैं। मनु भंडारी की जितनी भी रचनाएं मैंने पढ़ी हैं, आपने भी मेरे साथ पढ़ी हैं, आपका बंटी, महाभोज, यही सच है, एक आध और भी कहानियां हमने पढ़ी हैं। हम सब जानते हैं कि मनु भंडारी मन के भावों को बहुत बेबाकी के साथ रखती हैं। कहीं भी उनमें ये नहीं रहता कि उनकी कहानी का पात्र किसी की संवेदना का आधार बने या बड़ा ही दयालु सा या सही दिखे या गलत दिखे। नहीं, उनका काम मन के भावों का चित्रण करना है। लेखक किसे सही समझेगा, पाठक वर्ग किसे सही समझेगा किसे गलत समझेगा, ये उनका काम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पुनः कानपुर का दृश्य है। मन में उत्कट अभिलाषा होते हुए निशीत की आवश्यक मीटिंग की बात सुनकर मैंने कह दिया था कि तुम स्टेशन मत आना। ईरा आई थी पर गाड़ी पर बिठाकर ही चली गई। या सच कहूं, मैंने जबरदस्ती ही उसे भेज दिया था। मैं जानती थी कि लाख मना करने पर भी निशीत आएगा और विदा के उन अंतिम क्षणों में मैं उनके साथ अकेली ही रहना चाहती थी। मन में एक दबी सी आशा थी कि चलते समय ही शायद वह कुछ कह दे। गाड़ी चलने के जब 10 मिनट रह गए तो देखा बड़ी व्यग्रता से डिब्बों में झांकता झांकता निशीत आ रहा था। पागल, उसे तो इतना तो समझना चाहिए था कि उसकी प्रतीक्षा में मैं यहाँ बाहर ही खड़ी हूँ। मैं दौड़कर उसके पास जाती हूँ, आप क्यों आए? पर मुझे उसका आना बड़ा अच्छा लगता था। वह बहुत थका हुआ लग रहा था, शायद सारा दिन बहुत व्यस्त रहा और दौड़ता दौड़ता मुझे सी ऑफ करने यहाँ आ पहुंचा। मन करता है कुछ ऐसा कहूं जिससे इसकी सारी थकान दूर हो जाए, पर क्या करूं। हम डिब्बे के पास आते हैं, अच्छी जगह मिल गई। वह अंदर झांकते हुए पूछता है, हाँ पानी वानी तो है? बिस्तर फैला लिया? मैं खींच पड़ती हूँ। वह शायद समझ जाता है, सो चुप हो जाता है। हम दोनों एक क्षण को एक दूसरे की ओर देखते हैं। मैं उसकी आंखों में विचित्र सी छायाएं देखती हूँ, मानो कुछ है जो उसके मन में घुट रहा है, उसे मथ रहा है, पर वह कह नहीं पा रहा। वह क्यों नहीं कह देता? क्यों नहीं अपने मन की इस घुटन को हल्का कर लेता? आज भीड़ विशेष नहीं है। चारों ओर नजर डालकर वह कहता है, मैं भी एक बार चारों ओर देख लेती हूँ, पर नजर मेरी बार बार घड़ी पर ही जा रही है। जैसे जैसे समय सरक रहा है मेरा मन किसी गहरे अवसाद में डूब रहा है। मुझे कभी उस पर दया आती है तो कभी खींच। गाड़ी चलने में केवल 3 मिनट रह गए हैं। एक बार फिर हमारी नजरें मिलती हैं। ऊपर चढ़ जाओ, अब गाड़ी चलने वाली है। बड़ी असहाय सी नजर से मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूँ तुम ही चढ़ा दो, और फिर धीरे धीरे चढ़ जाती हूँ। दरवाजे पर मैं खड़ी हूँ और वह नीचे प्लेटफॉर्म पर। जाकर पहुंच की खबर देना। जैसे ही मुझे इधर कुछ निश्चित रूप से मालूम होगा तुम्हें सूचना दूंगा। मैं कुछ बोलती नहीं, बस उसे देखती रहती हूँ। सीटी, हरी झंडी, फिर सीटी। मेरी आंखें छल छल आती हैं। गाड़ी एक हल्के से झटके के साथ सरकने लगती है। वह गाड़ी के साथ कदम आगे बढ़ाता है और मेरे हाथ पर धीरे से अपना हाथ रख देता है। मेरा रोम रोम सिहर उठता है। मन कहता है चिल्ला पड़ूं। मैं सब समझ गई निशीत, सब समझ गई। जो कुछ तुम इन 4 दिनों में नहीं कह पाए, जो कुछ तुम इन 4 दिनों में नहीं कर पाए, वह तुम्हारे क्षणिक स्पर्श ने कह दिया। विश्वास करो, यदि तुम मेरे हो तो मैं भी तुम्हारी हूं, केवल तुम्हारी, एकमात्र तुम्हारी। पर मैं कुछ नहीं कह पाती, बस साथ चलते निशीत को देखती भर रहती हूँ। गाड़ी की गति पकड़ते ही वह हाथ को जरा सा दबाकर छोड़ देता है। मेरी छलछलाई आंखें मुंद जाती हैं। मुझे लगता है यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। अपने को भूलने का, भरमाने का, छलने का असफल प्रयास है, यही सच है ना? अब देखिए, जब आप किसी को बहुत ज्यादा आप प्रेम करते हैं, जितना भी साहित्य मैंने पढ़ा है उसके आधार पे, जितनी भी कहानियां पढ़ी हैं उसके आधार पे कह रही हूँ, लेकिन उसके बाद जीवन में कोई आए कोई जाए, आप उसके साथ रहें करें, लेकिन मन जो है
कुछ भी सोच सकता है ना, तो उस पे कोई ऐसा कंट्रोल नहीं रहता कि तुम ये सोच सकते हो, ये नहीं सोच सकते। मन कुछ भी सोच सकता है। आप क्या निर्णय लोगे वो आप अपने स्व विवेक से लेते हो, इसीलिए मनुष्यों में बुद्धि है ना। जानवरों में और मनुष्यों में यही अंतर है कि उनमें अपना विवेक है, वह सही गलत का निर्णय ले सकते हैं, लेकिन मन के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। मन तो कुछ भी सोच सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप सभी से कहना चाहूंगी कि जो भी अभी तक इस कहानी को सुन रहे हो, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से सुन रहे हैं तो हमारा चैनल है हिंदी नेटशाला, उसकी प्लेलिस्ट आप अवश्य चेक करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सामग्री उस चैनल की प्लेलिस्ट में आपका इंतजार कर रही है। नाटक, निबंध, कहानियां, उपन्यास, कविताएं, आधुनिक काल, प्राचीन काल का साहित्य, बहुत कुछ उसमें है, तो उसको अवश्य देखें। आंसू भरी आंखों से मैं प्लेटफॉर्म को पीछे छूटता हुआ देखती हूँ। सारी आकृतियां धुंधली सी दिखाई देती हैं। असंख्य हिलते हुए हाथों के बीच निशीथ के हाथ को, उस हाथ को जिसने मेरा हाथ पकड़ा था, मैं ढूंढने का असफल सा प्रयास करती हूँ। गाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है और दूर दूर तक कलकत्ता की जगमगाती बत्तियां दिखाई देती हैं। धीरे धीरे वे सब भी दूर होती जाती हैं, पीछे छूटती जाती हैं। मुझे लगता है ये दैत्याकार ट्रेन मुझे मेरे अपने घर से कहीं दूर दूर ले जा रही है, अनदेखी अनजानी राहों में गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए। बोझिल मन से मैं अपने फैलाए हुए बिस्तर पर लेट जाती हूँ। आंखें बंद करते ही सबसे पहले मेरे सामने संजय का चित्र उभरता है। कानपुर जाकर मैं उससे क्या कहूंगी? इतने दिनों तक मैं उसे छलती आई, अपने को छलती आई, पर अब नहीं। मैं उसे सारी बात समझा दूंगी। कहूंगी, संजय, जिस संबंध को टूटा हुआ जानकर मैं भूल चुकी थी, उसकी जड़ें हृदय की किन अतल गहराइयों में जमी हुई थी, इसका एहसास कलकत्ता में निशीथ से मिलकर हुआ। याद आता है तुम निशीथ को लेकर सदैव ही संदिग्ध रहते थे, पर तब मैं तुम्हें ईर्ष्यालु समझती थी। आज स्वीकार करती हूँ, तुम जीते, मैं हारी। सच मानना संजय, 2.5 साल से मैं स्वयं भ्रम में थी और तुम्हें भी भ्रम में डाल रखा था, पर आज भ्रम के छलना के सारे ही जाल छिन्न भिन्न हो गए हैं। मैं आज भी निशीथ को प्यार करती हूँ और यह जानने के बाद एक दिन भी तुम्हारे साथ और छल करने का दुस्साहस कैसे करूं। आज पहली बार मैंने अपने संबंधों का विश्लेषण किया तो जैसे सब कुछ स्पष्ट हो गया। जब मेरे सामने सब कुछ स्पष्ट हो गया तो तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। तुम्हारे सामने मैं चाहूं तो भी झूठ नहीं बोल सकती। आज लग रहा है कि तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो भावना है वह प्यार की नहीं, केवल कृतज्ञता की है। तुमने मुझे उस समय सहारा दिया जब अपने पिता और निशीथ को खोकर मैं चूर चूर हो चुकी थी। सारा संसार मुझे वीरान नजर आने लगा था। उस समय तुमने अपने स्नेहल स्पर्श से मुझे जिला दिया। मेरा मेरा मन हरा उठा। मैं कृतकृत्य हो उठी और समझने लगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर प्यार की बेसुध घड़ियां, वे विभोर क्षण, तन्मयता के पल जहां शब्द चूक जाते हैं, हमारे जीवन में कभी नहीं आए। तुम ही बताओ, आए कभी? तुम्हारे असंख्य आलिंगनों और चुंबनों के बीच भी एक क्षण के लिए भी तो मैंने कभी तन मन की सुध बिसरा देने वाली पुलक या मादकता का अनुभव नहीं किया। सोचती हूँ, निशीथ के चले जाने के बाद मेरे जीवन में एक विराट शून्यता आ गई थी, एक खोखलापन आ गया था। तुमने उसकी पूर्ति की। तुम पूरक थे। मैं गलती से तुम्हें प्रियतम समझ बैठी। अब पुनः देखिए, पंक्तियां जो आजकल परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, इसको पूछी जा सकती है कि तुम पूरक थे और मैं गलती से तुम्हें प्रियतम समझ बैठी। और यही सच है। एक जगह से धोखा खाया हुआ व्यक्ति बहुत जल्दी दूसरी जगह आश्रय ले लेता है, उसका मन। तो मुझे क्षमा कर दो संजय और लौट जाओ। तुम्हें मुझ जैसी अनेक दीपाएं मिल जाएंगी जो सचमुच ही तुम्हें प्रियतम की तरह प्यार करेंगी। आज एक बात अच्छी तरह से जान गई हूं कि प्रथम प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है। प्रथम प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है। बाद में किया हुआ प्रेम तो अपने को भूलने का, भरमाने का प्रयास मात्र होता है। और कॉम्प्रोमाइज कर लेता है व्यक्ति, है ना। शादी कहीं भी हो जाए, फिर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं समाज की खातिर। इसी तरह की असंख्य बातें मेरे दिमाग में आती हैं तो मैं संजय से कहूंगी, कह सकूंगी यह सब, लेकिन कहना तो होगा ही। उसके साथ अब एक दिन भी छल नहीं कर सकती। मन से किसी और की आराधना करके तन से उसकी होने का अभिनय करती रहूं। छी, नहीं जानती ये सब सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई। लौट कर अपना कमरा खोलती हूँ तो देखती हूँ सब कुछ ज्यों का त्यों है। सिर्फ फूलदान के रजनीगंधा मुरझा गए हैं। कुछ फूल झर कर जमीन पर इधर उधर भी बिखर गए हैं। काफी लंबी कहानी है। आगे बढ़ती हूँ तो जमीन पर एक लिफाफा दिखाई देता है। संजय की लिखाई है। खोला तो छोटा सा पत्र था। दीपा, तुमने तो कलकत्ता जाकर कोई सूचना ही नहीं दी। मैं आज ऑफिस के काम से कटक जा रहा हूँ। 5-6 दिन में लौट आऊंगा। तब तक तुम आ ही जाओगी। जानने को उत्सुक हूं कि कलकत्ता में क्या हुआ। तुम्हारा संजय। एक लंबा निश्वास
निकल जाता है। लगता है कि एक बड़ा बोझ हट गया। इस अवधि में तो मैं अपने को कुछ अच्छी तरह तैयार कर लूंगी। नहा धोकर सबसे पहले मैं निशीथ को पत्र लिखती हूँ। उसकी उपस्थिति में जो हिचक मेरे होठ बंद की हुई थी, दूर रहकर वे अपने आप ही टूट जाती है। मैं स्पष्ट शब्दों में लिख देती हूँ कि चाहे उसने कुछ नहीं कहा, पर फिर भी मैं सब कुछ समझ गई हूँ। साथ ही यह भी लिख देती हूँ कि उसकी उस हरकत में बहुत दुखी थी, बहुत नाराज भी, पर उसे देखते ही जैसे सारा क्रोध बह गया। इस अपनत्व में क्रोध भला टिक भी कैसे पाता। लौटी हूं तब से न जाने कैसी रंगीनी और मादकता मेरी आंखों के आगे छाई है। एक खूबसूरत से लिफाफे में उसे बंद करके मैं स्वयं पोस्ट करने जाती हूँ। रात में सोती हूँ तो अनायास ही मेरी नजर सूने फूलदान पर जाती है। मैं करवट बदलकर सो जाती हूँ। आज निशीथ को पत्र लिखे चौथा दिन है। मैं तो कल ही उसके पत्र की राह देख रही थी, पर आज की भी दोनों डांकें निकल गई। जाने कैसा सूना सूना अनमना अनमना लगता रहा सारे दिन। किसी भी तो काम में जी नहीं लगता। क्यों नहीं लौटती डाक से ही उत्तर दे दिया उसने। समझ में नहीं आता कैसे समय गुजारूं। मैं बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती हूँ। एकाएक ख्याल आता है, पिछले 2.5 सालों से करीब इसी समय यहीं खड़े होकर मैंने संजय की प्रतीक्षा की है। क्या आज भी मैं संजय की प्रतीक्षा कर रही हूँ, या मैं निशीथ के पत्र का इंतजार कर रही हूँ? शायद किसी का नहीं, क्योंकि जानती हूँ दोनों में से कोई नहीं आएगा। फिर निरुद्देश्य सी मैं कमरे में लौट पड़ती हूँ। शाम का समय मुझसे घर में नहीं काटा जाता। रोज ही तो संजय के साथ घूमने निकल जाती थी। लगता है यहीं बैठी रही तो दम ही घुट जाएगा। कमरा बंद करके मैं अपने को धकेलती सी सड़क पर ले जाती हूँ। शाम का धुंधलका मन के बोझ को और भी बढ़ा देता है। कहाँ जाऊं? मुझे लगता है जैसे मेरी राहें भटक गई हैं, मंजिल खो गई है। मैं स्वयं नहीं जानती आखिर मुझे जाना कहाँ है। फिर भी निरुद्देश्य सी चलती रहती हूँ, पर आखिर कब तक यूं भटकती रहूंगी? हार कर लौट पड़ती हूँ। कमरे में आते ही मेहता साहब की बच्ची तार का एक लिफाफा देती है। धड़कते दिल से मैं उसे खोलती हूँ। ईरा का तार था। नियुक्ति हो गई है, बधाई। इतनी बड़ी खुशखबरी पाकर भी जाने क्या है, मैं खुश नहीं हो पाती। यह खबर तो निशीथ भेजने वाला था। एकाएक एक विचार मेरे मन में आता है। क्या जो कुछ मैं सोच गई वह निरा भ्रम ही था? मात्र मेरी कल्पना, मेरा अनुमान? नहीं नहीं, उस स्पर्श को मैं भ्रम कैसे मान लूं जिसने मेरे तन मन को डुबो दिया था, जिसके द्वारा उसके हृदय में एक एक परत मेरे सामने खुल गई थी। लेख पर बिताए उन मधुर क्षणों को कैसे भ्रम मान लूं जहां उसका मौन ही मुखरित होकर सब कुछ कह गया था। आत्मीयता के वे अनकहे क्षण। तो फिर उसने पत्र क्यों नहीं लिखा? क्या कल उसका पत्र आएगा? क्या आज भी उसे वही हिचक रोके हुए? तभी सामने की घड़ी टन टन करके 9 बजाती है। मैं उसे देखती हूँ। ये संजय की लाई हुई है। लगता है जैसे ये घड़ी घंटे सुना सुनाकर मुझे संजय की याद दिला रही है। फरफराते ये हरे पर्दे, ये बुक रैक, ये टेबल, ये फूलदान, सभी तो संजय के लाए हुए। मेज पर रखा यह पेन उसने मुझे सालगिरह पर लाकर दिया था। अपनी चेतना के इन बिखरे सूत्रों को समेटकर मैं फिर पढ़ने का प्रयास करती हूँ, पर पढ़ नहीं पाती। हार कर मैं पलंग पर लेट जाती हूँ। सामने के फूलदान का सूनापन मेरे मन के सूनेपन को और अधिक बढ़ा देता है। मैं कसकर आंखें मूंद लेती हूँ। एक बार फिर मेरी आंखों के आगे लेक का स्वच्छ नीला जल उभर आता है, जिसमें छोटी छोटी लहरें उठ रही थी। उस जल की ओर देखते हुए निशीथ की आकृति उभर कर आती है। वह लाख जल की ओर देखे, पर चेहरे पर अंकित उसके मन के हलचल को आज भी इतनी दूर रहकर भी महसूस करती हूँ। कुछ ना कह पाने की मजबूरी, उसकी विवशता, उसकी घुटन आज भी मेरे सामने साकार होती है। धीरे धीरे लेक के पानी का विस्तार सिमटता जाता है और एक छोटी सी राइटिंग टेबल में बदल जाता है, और मैं देखती हूँ एक हाथ में पेन लिए और दूसरे हाथ में उंगलियों को बालों में उलझाए निशीथ बैठा है। वही मजबूरी, वही व्यवस्था, वही घुटन लिए। वह चाहता है पर जैसे लिख नहीं पाता। वह कोशिश करता है पर उसका हाथ बस कांप कर रह जाता। ओह, लगता है उसकी घुटन मेरा दम घोंट कर रख देगी। मैं एकाएक ही आंखें खोल देती हूँ। वही फूलदान, वही पर्दे, वही मेज और वही घड़ी। आखिर आज निशीथ का पत्र आया। धड़कते दिल से मैंने उसे खोला। इतना छोटा सा पत्र। प्रिय दीपा, तुम्हें अपनी नियुक्ति का तार तो मिल ही गया होगा। मैंने कल ही ईरा जी को फोन करके सूचना दे दी थी और उन्होंने बताया था कि वह तार दे देंगी। ऑफिस की ओर से भी तुम्हें सूचना मिल जाएगी। इस सफलता के लिए मेरी ओर से हार्दिक बधाइयां। स्वीकार करना, सच में मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हें यह काम मिल गया। मेहनत सफल हो गई। शेष फिर शुभेच्छु निशीथ। बस धीरे धीरे पत्र के सारे शब्द आंखों के आगे लुप्त हो जाते रह जाता है, तो केवल शेष फिर। तो अभी उसके पास कुछ लिखने को शेष है। क्यों नहीं लिख दिया उसने अभी? क्या लिखेगा वह? दीप, मैं मुड़कर दरवाजे की ओर देखती हूँ। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए मुस्कुराता सा संजय खड़ा है। एक क्षण में संज्ञा शून्य सी उसे इस तरह देखती हूँ मानो पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। वह आगे बढ़ता है तो मेरी खोई चेतना लौटती है और विक्षिप्त सी दौड़कर मैं उससे लिपट जाती हूँ। क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? तुम कहाँ चले गए थे संजय? और मेरा स्वर टूट जाता है। अनायास ही आंखों से आंसू बह चलते हैं। क्या हो गया? कलकत्ता का काम नहीं मिला क्या? अरे मारो भी गोली काम को। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो उसके लिए?
पर मुझसे कुछ नहीं बोला जाता, बस मेरी बाहों की जकड़ कसती जाती है। रजनीगंधा की महक धीरे धीरे तन मन पर छा जाती है। तभी मैं अपने भाल पर संजय के अधरों का स्पर्श महसूस करती हूँ और मुझे लगता है यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है। वह सब झूठ था, मिथ्या था, भ्रम था और हम दोनों एक दूसरे के आलिंगन में बंधे रहते हैं, चुंबित प्रतिचुंबित। और इसी के साथ यही सच है, कहानी समाप्त हो जाती है। ये कहानी मैं आपको सुना रही हूँ, हेतु भारद्वाज जी की ये पुस्तक है आधुनिक कहानियां। इस पुस्तक से मैं आपको ये कहानी सुना रही हूँ। क्या सच है, क्या झूठ है, दीपा जाने। या पाठक वर्ग अपने जो कमेंट हैं वो कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिख सकते हैं। इतना ही कहूंगी, चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए। हिंदी साहित्य की बेहतरीन रचनाओं को पढ़ने सुनने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए। आशा करती हूँ कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। ठीक है, तो कमेंट करके और लाइक करके मुझे इसके बारे में अवश्य बताएं। धन्यवाद।